हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, मैं पंकज कुमार आपको आज मध्यकालीन की अगली क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो कल क्लास किए थे उसके बाद हम लोग जो उसके आगे का टॉपिक है उससे संबंधित आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले एक बार हम लोग पिछली क्लास जो है उसको रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या अध्ययन किया था, क्या आपको जो पढ़ाया गया था वो समझ में आया था या नहीं आया था। उसी से संबंधित आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा ताकि जो कल की क्लास में आप भूले हुए हैं, कुछ भी बिंदु भूल गए होंगे तो उसको आसानी से याद हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आज की कक्षा है उससे आप मर्ज करके जो कक्षाएं होंगी उससे आप समझने के या कह सकते हैं अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था जो बाबर होते हैं, बाबर ने भारत पे जब आक्रमण करते हैं कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं, इनके बारे में, युद्धों के बारे में बताया गया था। बाबर ने कौन कौन से युद्ध किया था। परसों की क्लास में आपको बताया गया था, परसों की क्लास में आपको बता दिया गया था कि उन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ते हैं किन के बीच लड़ा जाता है, उसका क्या परिणाम होता है, आखिर उन्होंने सफलता के लिए कौन कौन सी तकनीकियाँ अपनाते हैं, इन सब तमाम बिंदुओं के बारे में जानते हुए फिर हम लोग कल की क्लास में देखे थे कि उन्होंने कौन से युद्ध किए थे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है इसके बारे में आपको बताया गया था। खानवा का युद्ध कब बताया गया था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को अगर बात की जाती है, ये युद्ध किन के बीच होता है? ये युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। क्या होता है? यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में कह सकते हैं राणा सांगा घायल हो जाते हैं। घायल हो जाने के बाद जो उनके सैनिक होते हैं या उनके जो सरदार होते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन इतने घायल हो जाने की वजह से, उनके रक्त बहने की वजह से उनकी अंत में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वे कह सकते हैं जो मालवा का क्षेत्र होता है उस पर बाबर का अधिकार हो जाता है। इसी के साथ साथ जब बाबर ने इस युद्ध में, जब कह सकते हैं विजय होते हैं या कह सकते हैं इस युद्ध को जीतने के पश्चात उन्होंने एक उपाधि अपने आप को धारण करते हैं। वो उपाधि कौन होती है? वो उपाधि होती है गांधी की उपाधि। ये इस युद्ध में अपने आप को गांधी की उपाधि धारण करते हैं। गांधी का मतलब आपको क्या बताया गया था? गांधी का मतलब होता है कि काफिरों को मारने वाला, ये बताया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि इसी युद्ध में बाबर ने इस युद्ध को किस नाम से संबोधित किया था? जिहाद के नाम से। कौन सा? जिहाद नाम से संबोधित किया था, ये आपको बताया गया था। उसके बाद अगला आपका युद्ध बताया गया था। अगला युद्ध बताया गया था चंदेरी का युद्ध। कौन सा होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब बताया गया था? चंदेरी का युद्ध बताया गया था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में किन के बीच होता है? 1528 ईस्वी में यह होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके? बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। और इसी युद्ध में देखा जाए तो जो मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। जो खानवा के युद्ध होता है, कह सकते हैं जो खानवा के युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। वही राणा सांगा होते हैं जो इब्राहिम लोदी है, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत है, कह सकते हैं कि दिल्ली की बागडोर को जो इब्राहिम लोदी शासक होते हैं उनको अपदस्थ करके दूसरे को शासक बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बाबर का सहयोग देते हैं। अंत में देखा जाए तो बाबर वही होता है जो राणा सांगा होते हैं उन्हीं के साम्राज्य पर आक्रमण करके उन्हीं को शासन से पदस्थ करके कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से कहा गया है ना कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आप जरूर गिरेंगे। वही हाल होता है राणा सांगा का। निमंत्रण देते हैं बाबर को आने के लिए, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो कुछ समय पश्चात बाबर ने ही जो मेवाड़ का शासक होता है, कह सकते हैं मेवाड़ राज्य होता है, उन्हीं के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसीलिए आप कोई भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। कुछ समय के लिए या कह सकते हैं कुछ समय के लिए आप अगर कोई जल्दबाजी में कदम उठाते हैं वो आपके लिए घातक सिद्ध होता है। इसी वजह से कोई भी कदम उठाने से पहले बार बार या कह सकते हैं कई बार सोचिए कि हाँ ये कदम सही उठाया जा रहा है नहीं। अगर कह सकते हैं कि जैसे बाबर को उन्होंने अगर निमंत्रण देके आमंत्रित नहीं किया होता शायद वे मेवाड़ के शासक रहे होते, लेकिन उन्होंने यही गलती करते हैं कि बाबर को आमंत्रित करते हैं और बाबर आते हैं दिल्ली पे। आखिर कह सकते हैं जो दिल्ली होती है, दिल्ली की बागडोर पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आक्रमण स्थापना करने के पश्चात कुछ समय पश्चात बाद उन्होंने मेवाड़ पे भी आक्रमण कर देते हैं। जो राणा सांगा होते हैं वो बुरी तरह से पराजित होते हैं, अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और दूसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में होता है। कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। किसके बीच है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। इसी युद्ध में कह सकते हैं मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर विजय होते हैं। ये आपको बताया गया था। अगला युद्ध बताया गया था जो कह सकते हैं चंदेरी के युद्ध के पश्चात कौन सा युद्ध? अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा होता है? घाघरा का युद्ध। आखिर ये युद्ध किन के बीच होता है और कौन से सन होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये युद्ध होता है, आपको बताया गया था 5 मई। कब होता है? 5 मई 1529 ईस्वी को होता है। किन के बीच होता है? बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है। किनके? बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है। और इसी युद्ध के पश्चात महमूद लोदी की पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। और इसी के साथ उन्होंने जो कालिंदा का किला हो, कह सकते हैं कि चंदेरी का किला होता है, बाबर इसी युद्ध में चंदेरी के किले पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। कह सकते हैं जब
उस शासक कह सकते हैं या उस राज्य पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के पश्चात चंदेरी का जो किला होता है वो उनके अधीन आ जाता है। किनके अधीन आ जाता है? बाबर के अधीन होता है, क्योंकि बाबर उस समय उस युद्ध में विजयी होते हैं। महमूद लोदी जो होते हैं उनको बुरी तरह से पराजित किया जाता है बाबर द्वारा। ये आपको कल की क्लास में बता दिया गया था। अब हम लोग आज की क्लास देखते हैं कि आज की क्लास में आके बाबर ने उसके बाद कौन सी रणनीति अपनाते हैं, उन्होंने अपने प्रजा के हित में क्या कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो स्थापत्य कला होती है या मूर्ति कला होती है, या उन्होंने अपने आखिर शिक्षा के क्षेत्र में या कह सकते हैं अन्य क्षेत्रों में कितना योगदान देते हैं, उनके बारे में देखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट ये जान लीजिएगा कि सबसे पहले जो बाबर होते हैं, जो बाबर जितने भी राज्यों को कह सकते हैं, जो बाबर जितने भी अपने साम्राज्य में विजित करते हैं, जितने भी राज्य को जीतते हैं, उन राज्यों में सबसे खासियत बाबर की सबसे खासियत एक बात ये होती है कि उन्होंने उनके जितने भी साम्राज्य होते हैं उन साम्राज्यों में सभी जगह अलग अलग व्यवस्था है, कह सकते हैं अलग अलग कानून व्यवस्था थी। अब जैसे कह सकते हैं कि आगरा में उन्होंने दूसरी कानून व्यवस्था लगाते हैं, फिर कह सकते हैं दिल्ली में दूसरी कानून व्यवस्था, जौनपुर में दूसरी कानून व्यवस्था, और जो मेवाड़ में होता है। इस तरह हमको देखा जाता है हर राज्य में कह सकते हैं जो हर साम्राज्य था या जो भूभाग जीतते हैं उन भूभागों पे अलग तरीके से साम्राज्य का संचालन किया जाता था। वहाँ पे अलग नियम कानून अलग अलग राज्यों में संचालन किया जाता था। ये सबसे खासियत होती है बाबर की। क्या होता है? साम्राज्य संचालन के लिए, साम्राज्य संचालन के लिए साम्राज्य संचालन के लिए बाबर ने सभी राज्यों में अलग 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 कानून व्यवस्था अपनाया। अलग अलग कानून व्यवस्था अपनाते हैं। आखिर क्या कारण होता है कि जो बाबर होते हैं कि इस तरह के कानून व्यवस्था लाते हैं? आखिर उन्होंने अपने साथ कह सकते हैं जो राज्य होते हैं उनके संचालन कर लेके अगर एक ही व्यवस्था अपनाते तो उनमें जो उनका आर्थिक धन होता है, कह सकते हैं जो आर्थिक पूंजी होती है, कम खर्च होना होता है। लेकिन बाबर ने ये रणनीति अपनाई। बाबर का एक ही मकसद था यह रणनीति अपनाने का। उनका मतलब एक ही था कि जब उन्होंने कह सकते हैं कि जल्दी से या कह सकते हैं 1526 ईस्वी में बाबर ने नए एक मुगल वंश की स्थापना करते हैं। अगर किसी वंश की स्थापना करने के लिए या उसके काफ़ी दिन तक संचालन करने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई जाए ताकि वह अच्छे से संचालन किया जा सके। और अगर बाय द वे उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, अगर दूसरा कोई शक्तिशाली शासक या कह सकते हैं शक्तिशाली राजा अगर दिल्ली पर आक्रमण कर ले, जो उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की है वह मुगल वंश पतन के करीब हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अलग अलग व्यवस्था अपनाती हैं। अगर कोई दूसरा शासक होगा या कह सकते हैं दूसरे राज्य का शासक होगा, अगर वे उनके यहाँ आक्रमण करेगा या बरीदों के द्वारा से कोई या गुप्तचर विभाग से कुछ भी सूचना मिलेगी तो उनको हर राज्य में अलग अलग रणनीतियाँ होगी। अगर दूसरा शासक होता है या कह सकते हैं जो दूसरे राज्य होंगे उन पर आक्रमण करना चाहेंगे तो हर राज्य पर आक्रमण करने के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई जाएगी या कह सकते हैं अलग अलग रणनीति अपनाई जाएगी। इस वजह से अगर कोई भी शासक होगा एक जगह दूसरी युद्ध पद्धति से युद्ध होगा, दूसरी जगह दूसरी युद्ध पद्धति से होगा। इस तरह देखा जाए तो बाबर जो होते हैं अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का ये प्रयास करते हैं। ये देखा जाए तो जो सभी शासक होते हैं सभी शासकों में ये भिन्न होते हैं। बाबर की ये रणनीति सबसे भिन्न होती है। कैसे? उनके सभी राज्यों का संचालन करने के लिए अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं, ये अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, ये होता है। फिर इसके बाद अब जान लेते हैं, अब आपको बताया गया था 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो बाबर मृत्यु हो जाते हैं उनके जो राजकुमार होते हैं, कह सकते हैं जो राजकुमार शासक बनेंगे वे कौन कौन से होते हैं, आखिर बाबर की कितनी पत्नियाँ होती हैं, इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो जो इतिहास में या इतिहासकारों द्वारा उनके शासनकाल में या जो उनकी पत्नियां होती हैं उनके बारे में लिखा गया है, कुछ पत्नी के बारे में बताया गया है। चलिए एक बार जो इतिहास के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होंगी उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए लिखिए ही डालिएगा, बाबर की पत्नियां। कौन? बाबर की पत्नी है। बाबर की पत्नियां। आखिर बाबर की कितनी पत्नियां थी? कितनी पत्नियां थी? पहले के समय देखा जाए तो कोई भी राजा होते थे उनके एक से अधिक पत्नियां होती थी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो आप अगर एक भी पत्नी आपकी है उसको संभालने में आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन सोचिए उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनको एक नहीं एक किसी राजा महाराजा को 10 से 20 भी पत्नियां होती थी। लेकिन आज के समय में आप अगर एक पत्नी संभाल रहे हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचिए उस समय के कैसे रहा होंगे जो राजा होंगे, कैसे इतनी पत्नियों को संभालते होंगे। खैर छोड़िए, ये मजाक की बात है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बाबर की
पत्नियों के बारे में, उनके पत्नियों का क्या क्या नाम। पहली पत्नी थी, उनका नाम क्या था, माहम सुल्ताना। क्या नाम था, माहम सुल्ताना। उनकी पहली पत्नी क्या नाम था, माहम सुल्ताना, माहम सुल्ताना। ये इनकी कह सकते हैं जो बाबर की होते हैं, बाबर की ये सबसे पहली पत्नी होती है। इसी के साथ साथ जान लेते हैं जो बाबर की पहली पत्नी होती हैं उनसे उत्पन्न कौन सा पुत्र होता है। या कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, बाबर का जो पहली पत्नी होती है माहम सुल्ताना, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया है, कह सकते हैं जो पैदा होता है पहला पुत्र कौन होता है, वो होते हैं हुमायूं। कौन होते हैं, हुमायूं। हुमायूं ये होते हैं किसके पुत्र होते हैं, हुमायूं होते हैं माहम। बाबर के कौन होती हैं, बाबर के पहली पत्नी कौन होती है, माहम सुल्ताना होते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र कौन सा होता है, वो होते हैं हुमायूं। अब दूसरी पत्नी के बारे में जान लेते हैं, गुलरुख बेगम होती हैं। कौन होती हैं, दूसरी पत्नी होती हैं कि गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम होती हैं। आखिर दूसरी पत्नी से इनके कितने पुत्र होते हैं, इन सब के बारे में जान लें। देखिए दूसरी पत्नी जो होती है इनके, इनसे 2 संतान उत्पन्न होती है। कौन से 2 संतान होते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। इनके 2 संतानों का क्या नाम होता है, जो गुलरुख बेगम होती हैं, गुलरुख बेगम के 2 पुत्र होते हैं। आखिर उन 2 पुत्रों के कौन से नाम होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। 2 पहले पुत्र होते हैं कामरान। कौन होते हैं, कामरान। कौन होते हैं, कामरान होते हैं। और दूसरे जो पुत्र होते हैं अस्किन, दूसरे होते हैं अस्करी। कौन होते हैं, अस्करी होते हैं। कौन होते हैं, पहले की बात की जाए तो जो गुलरुख बेगम से उत्पन्न हुए पहले पुत्र था कामरान थे, और दूसरे अस्करी थे। कौन थे, अस्करी। अब इसी के साथ साथ जान लेते हैं जो उनकी आखिरी भी कह सकते हैं, जो आखिरी उनकी बेगम थी, ये कह सकते हैं आखिरी जो उनकी पत्नी थी उनका क्या नाम था, आखिरी जो उनकी, यह कह सकते हैं तीसरी बेगम का क्या नाम था उनका, तीसरी बेगम का इनका नाम था दिलदार बेगम। नाम देखिए कैसा है, नाम ही लग रहा है उनका दिलदार बेगम। कौन सा नाम होता है, दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। कौन होती हैं, दिलदार बेगम। दिलदार बेगम से कौन से पुत्र उत्पन्न होते हैं, इनके एक पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका नाम होता है हिंदाल। कौन होते हैं, हिंदाल, हिंदाल। ये होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो बाबर के ये पुत्र होते हैं। कितने पुत्र देखा जाए तो इसमें लगभग 4 पुत्रों की बात की गई है। इतिहासकार में ये कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण पुत्रों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हुमायूं होते हैं। इसके बाद जो बाबर मरते हैं, ये कह सकते हैं बाबर की जब मृत्यु होती है तो अगले सुल्तान कौन बनते हैं, हुमायूं जो होते हैं अगला सुल्तान बनते हैं। इतिहास के अंतर्गत इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया गया है, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो इतिहासकार होते हैं इन्हें योग्य शासक भी बताते हैं, और इनकी योग्यता की वजह से इनको इतिहास में दर्ज भी किया जाता है, ये आपको बताया गया है। अब इसी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन याद रहेगा, जो बाबर की एक पुत्री होती हैं कौन है, उनकी बाबर की पुत्री का क्या नाम होता है, बाबर की पुत्री होते हैं जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ लिख लीजिएगा। बाबर की पुत्री का क्या नाम था, बाबर की पुत्री, बाबर की पुत्री का क्या नाम था, बाबर की पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम। क्या नाम था, गुलबदन, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम होती हैं। कौन होती हैं, गुलबदन बेगम। और इन्होंने कौन से कह सकते हैं इनके द्वारा लिखी गई कृत कौन सी होती है, हुमायूंनामा। इन्होंने ये रचना करते हैं, कौन सी, हुमायूंनामा। इनकी कृत कौन सी होती है, यहाँ ये बिन लिखी इनकी कृत की बात, यह कह सकते हैं इनकी रचना, या कह सकते हैं इनकी जो कृत होती है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुमायूंनामा के रचनाकार कौन से हैं, या कह सकते हैं हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, गुलबदन बेगम होती हैं जो हुमायूंनामा की रचना करती हैं। कौन, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम करते हैं। कौन होती हैं, गुलबदन बेगम की बात की जाए तो ये बाबर की पुत्री होती हैं। कौन होती हैं, बाबर की पुत्री होती हैं, कह सकते हैं हुमायूं की बहन होती हैं। कौन होते हैं, गुलबदन बेगम कौन होती हैं, हुमायूं की बहन होती हैं। बहन होने की वजह से इन्होंने हुमायूंनामा की रचना करती हैं, ये होता है। उसके बाद फिर हम लोग अगला बिंदु लेते हैं। आपको एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, कौन किसका पुत्र होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो एक तरफ माता का नाम दिया रहेगा, एक तरफ उनके पुत्रों का नाम दिया रहेगा, आपको सुमेलित करना रहेगा कौन किससे संबंध रखते हैं, कह सकते हैं कौन किसके पुत्र होते हैं। माहम सुल्ताना के पुत्र होते हैं हुमायूं होते हैं। और गुलरुख बेगम की बात की जाए तो इनके 2 पुत्र होते हैं, कामरान होते हैं, अस्करी होते हैं। और जब दिलदार बेगम होती हैं इनके पुत्र का नाम क्या होता है, हिंदाल होता है। कौन सा नाम होता है, हिंदाल होता है। इस प्रकार उसके बाद जो बाबर की पुत्री होती हैं कौन नाम होता है, गुलबदन बेगम होता है। गुलबदन बेगम की बात की जाए तो इनकी रचना कौन सी होती है, इनकी रचना होती है हुमायूंनामा होती है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा।
हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम लिखा है। आपसे ऑप्शन में दे दी गए एक, अगर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रहा है हुमायूं भी दे सकता है, गुलबदन बेगम भी दे सकता है, बाबर भी दिया रहेगा। उसके बाद इन चारों जो दिए गए हैं, या अस्क्रीन दे गया, या हिंदाल दे दिए गए, या कामरन दे दिए, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? अगर आप इसको याद रखेंगे तो इसका सही उत्तर होता है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम लिखती हैं, बाबर की पुत्री होती हैं, जबकि हुमायूं की बहन होती हैं। अगला बिंदु लिखते हैं। देखिए अगला बिंदु लिखते हैं हम लोग। अगला बिंदु ये होगा कि जैसे जो बाबर होते हैं, बाबर ने कह सकते हैं वो कहाँ के निवासी थे? पहली बात आपको जान लीजिए, बाबर आपको बताया गया था वे तुर्किस्तान के निवासी थे। साथ ही साथ जो उन्होंने शैबानी खां होते हैं उनको आक्रमण करने के पश्चात कह सकते हैं मध्य एशिया से खेद देते हैं, लेकिन इसी बीच में कह सकते हैं काफ़ी बार उन्होंने मध्य एशिया पर आक्रमण करते हैं, आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने विजिट कर लेते हैं। और उन राज्यों का कह सकते हैं जो कह सकते हैं दक्षिण भारत के राज्य होते हैं, जो दक्षिण एशिया के राज्य होते हैं, उन पर भी हमारे जो बाबर होते हैं उनका आधिपत्य होता है। उन आधिपत्य कह सकते हैं या उस शासन, उस साम्राज्य का संचालन करने के लिए बाबर ने किसको नियुक्त कर लेते हैं? जो आपको अभी बताए गए थे, बाबर के जो पुत्र होते हैं उन्होंने उसके देखरेख के लिए उन्हें नियुक्त करते हैं। इसी के साथ साथ वो उस राज्य का संचालन करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाता है, और इसी के साथ वे राज्य का संचालन करने और अपनी प्रजा के साथ जुड़े रखने के लिए उनको कह सकते हैं एक प्रकार की ट्रेनिंग बाबर द्वारा दी जा रही थी अपने उन साम्राज्यों में, जहाँ के वे मूल निवासी थे। कह सकते हैं मध्य एशिया के वो मूल निवासी थे। वे वहाँ से जो उनके कह सकते हैं जो रिश्तेदार होते हैं या सगे संबंधी होते हैं, वे उन लोगों के बीच में रह के अगर राज्य का संचालन करने में योग्य रहेंगे तो पुनः वे भारत पे आके वहाँ का कह सकते हैं जो शासक होता है या कह सकते हैं साम्राज्य होता है उसका संचालन कर सकेंगे। इसीलिए वो कह सकते हैं कि जो बाबर होते हैं, बाबर उन लोगों की जो मध्य एशिया में ट्रेनिंग के दौरान या कह सकते हैं ट्रेनिंग के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। देखा जाए हुमायूं की बात की जाए तो उनके पहले पुत्र कौन थे? हुमायूं। हुमायूं की बात की जाए, हुमायूं जो होते हैं, हुमायूं के साथ साथ दो तीन कह सकते हैं, हुमायूं के साथ कई ऐसे शासक कह सकते हैं जो राजकुमार होते हैं। आपको बताया गया था जो महत्वपूर्ण राजकुमार थे उन्हीं के बारे में बताया गया था, लेकिन उनके साथ साथ कई और राजकुमार होते हैं। हुमायूं के साथ साथ एक बात की जाए तो हुमायूं के साथ साथ जो वहाँ के एक हुमायूं के साथ साथ मीर फ़ख अली कौन होते हैं? मीर फ़ख अली। मीर फ़ख अली और हिंदाल जो होते हैं, कौन? हिंदाल। हिंदाल किसके पुत्र होते हैं? कह सकते हैं हिंदाल की अगर माता का नाम बात की जाए तो हिंदाल की माता का क्या नाम था? दिलदार बेगम था। ये हो गया हुमायूं हो गए, मीर फ़ख अली हो गए और हिंदाल हो गए। इनको कहाँ रखा गया था? बदखसा के जो शासक होते हैं, जो हिंदी होते हैं। उसके बाद अगला जो शासक होंगे मिर्जा सुलेमान कौन होते हैं? मिर्जा सुलेमान। मिर्जा सुलेमान। इन शासकों की बात की जाए तो ये जो राजकुमार शासक होते हैं इनको कहाँ का शासक बनाया जाता है? बदखसा के। कहाँ के? बदखसा। ये बदखसा कहाँ पे देखा जाता है? भारत के बाहर है। कह सकते हैं कहाँ पे? अगर आपको वैसे याद करने के लिए कहा जाएगा, ये भारत के बाहर है। भारत के बाहर बाहर शासन संचालन कर रहे थे। शासन संचालन कर रहे थे। बाबर के दौरान। बाबर के दौरान जो कह सकते हैं भारत में मुगल शासक कह सकते हैं बाबर थे। बाबर के दौरान इनको कहाँ पे शासन करने के लिए भेजा जाता है? मध्य एशिया में कह सकते हैं, जहाँ पे इनके जो बाबर होते हैं इनकी मूल उत्पत्ति होती है, वहाँ पे इन लोगों को शासक के रूप में तैयार किया जा रहा था। अगला दिल्ली शासक की बात की जाए तो अब कौन से बचते हैं? कामरन की बात की जाए, कामरन कहाँ के नियुक्त किया जाता है इनको? कामरन को कहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है? कामरन की बात की जाए तो इनको काबुल का शासक बनाया जाता है। कहाँ का? काबुल हो गया। कहाँ का? काबुल हो गया। कंधार हो गया। कहाँ पे? कंधार। काबुल होगा, कंधार होगा और मुल्तान का प्रशासन दिया गया। किसको कहाँ का दिया गया? याद रखिएगा, हुमायूं जो होते हैं, मीर फ़ख अली होते हैं, हिंदाल होते हैं, मिर्जा सुलेमान होते हैं, इनको कहाँ का दिया गया? ये बदखसा के शासक होते हैं, जो उस समय भारत जो होते हैं, बाबर जो होते हैं भारत के उस समय मुगल काल के संस्थापक भी होते हैं। और जो दूसरे उनके पुत्र होते हैं कामरान होते हैं, कामरान को शासक बनाया जाता है, काबुल का बनाया जाता है, कंधार का बनाया जाता है और मुल्तान का। ये तीनों का शासक होते हैं कामरान होते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, मीर यूसुफ अली कौन होते हैं? मीर यूसुफ अली। मीर यूसुफ अली जो होते हैं इनको कहाँ का नियुक्त किया जाता है? इनको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? पंजाब का सूबेदार। इन्हें पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसको? मीर यूसुफ अली को।
इस प्रकार देखा जाए तो जो बाबर होते हैं, बाबर के साम्राज्य की बात की जाए, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। बाबर के, अगर यहाँ अगला बिंदु लिखिए, बाबर का साम्राज्य बाबर के शासनकाल के दौरान उनका साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, कहाँ से कहाँ तक था। बदखसा से लेके, कहाँ से, बदखसा से लेके बिहार तक था। कहाँ तक था, बदखसा से लेके बिहार तक था। ये होता है बाबर का शासनकाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि बाबर का कह सकते हैं जो भारत, बाबर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको याद रखिएगा बदखसा से लेके बिहार तक होता है। कहाँ से, बदखसा से लेके बिहार तक, ये बाबर का शासनकाल होता है। इस बिंदु को याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक होता है, बदखसा से बिहार तक होता है। अगला बिंदु लिखते हैं आज का। देखा जाए तो जो हुमायूं बाबर होते हैं, बाबर का जो क्षेत्र की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो जो राजस्थान का वर्तमान समय है उसमें बाबर की भी अधीन नहीं था। कह सकते हैं राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र बाबर के अधीन, बाबर के अधीन नहीं था। ये आपको बताया गया था। कौन सा क्षेत्र नहीं था, जो राजस्थान का वर्तमान क्षेत्र की बात की जा रही, कौन सा वर्तमान क्षेत्र की बात की जा रही है, वो बाबर के अधीन नहीं था। किसके अधीन नहीं था, बाबर के अधीन वर्तमान का राजस्थान क्षेत्र नहीं था। ये याद रखिए। आखिर जब ये राजस्थान का क्षेत्र होता है, जब राजस्थान का क्षेत्र बाबर के अधीन नहीं था तो किसके अधीन था, इसकी बात कीजिए तो ये उस समय जो राजपूत शासक होते हैं, कह सकते हैं, आपको बताया गया था जो राजस्थान के मेवाड़ होगा, इन सब के क्षेत्र के शासक कौन होते हैं, राजपूत होते हैं। जो उस समय राजस्थान की बात की जाए तो ये राजपूत शासकों के अंतर्गत था, राजपूत शासकों के अंतर्गत। राजस्थान का संचालन कौन कर रहा था उस समय, देखा जाए तो राजस्थान के संचालन की बात की जाए तो उस समय राजस्थान का संचालन राजपूत के वहाँ जो सेना नायक होते हैं उनका संचालन उस समय राजपूतों द्वारा किया जा रहा था। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि आखिर बाबर होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में जो उनके स्थापत्य कला होते हैं, उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया या नहीं, उनकी कौन सी तकनीक होती है जो अपने प्रजा के हित में रहती है, ऐसे तमाम बिंदुओं को जानते हुए हम लोग कल की क्लास देखेंगे। आज की क्लास बस इतना ही। आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।